नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने योर डिजिटल ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन साउंड चैप्टर का पार्ट सेकेंड आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके पहले एक बार रिकैप करते हुए पार्ट 1 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था ध्वनि क्या होता है, अर्थात व्हाट इज साउंड। ध्वनि हमारा एक प्रकार का वेव है, क्या है, तरंग है, जो कि यांत्रिक तरंग है। क्या है बाबू, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक प्रकार का हमारा यांत्रिक तरंग है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में होता था, आपका फिर लिक्विड में होता था, फिर आपका गैस में होता था। आप ये जानते सॉलिड में सबसे ज्यादा मेटलॉइड, उससे ज्यादा मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल। मतलब देखिए, ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अगर ध्वनि के चाल को सॉलिड के रूप में स्पेशलाइजेशन पूछ लिया तो उसमें सबसे ज्यादा मिश्र धातु, फिर धातु में, फिर अधातु में। मतलब सबसे ज्यादा मिश्र धातु, उससे ज्यादा धातु, सबसे ज्यादा मिश्र धातु, उससे कम धातु और उससे भी कम अधातु में ध्वनि का चाल होता है। तो हम ये कहेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है, दे दिया जाए मेटलॉइड, लिक्विड, गैस, नॉन ऑफ दिस, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसे। ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। अब ये ऑप्शन ना देके मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, गैस, तो हम इसको टिक मारेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन। ओके, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने ध्वनि का प्रकार आपको पढ़ाया था बाबू। ध्वनि का प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड। व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड। पहला आप पढ़े थे अपश्रव्य ध्वनि कह लो या तरंग कह लो बाबू, अपश्रव्य ध्वनि। दूसरा बाबू श्रव्य ध्वनि। तीसरा पराश्रव्य ध्वनि। आपको अपश्रव्य ध्वनि का बात ये बताया गया था जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज हो या 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे अपश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। ये ध्वनि भूकंप और सुनामी द्वारा उत्पन्न किया जाता है और हाथी और व्हेल मछली के द्वारा सुना जाता है। श्रव्य ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे कि मनुष्य सुन सकते हैं। हम लोग जो साउंड सुनते हैं वो किसके अंतर्गत आता है भैया, श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, श्रव्य तरंग के अंतर्गत आता है। फिर हमने पढ़ा था पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि का आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। इसे कौन सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली सुन सकता है। और इसे निकालता कौन है, चमगादड़। निकालता कौन है, चमगादड़। चमगादड़ निकाल भी सकता है, सुन भी सकता है। इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, सोनार। क्या पढ़ाया था, सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता था साउंड नेविगेशन रैंगिंग। व्हाट बाबू, साउंड नेविगेशन रैंगिंग। सबसे पहले सोनार के फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, साउंड। देखिए, यशो से साउंड, एन से नेविगेशन, आर से रैंगिंग, साउंड नेविगेशन रैंगिंग। सुनार क्या करता है, सुनार का काम पराश्रव्य तरंगों में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियों को
सुनने के लिए या पराश्रव्य ध्वनियों को सहायता देने के लिए, पराश्रव्य ध्वनियों का पता करने के लिए, पराश्रव्य ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ट्ज है जिसकी आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज है जिसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपका ज्यादा हो। तो मतलब ये क्या करता है, ये जो हमारे पानी वाले जहाज होते हैं निचली सतह पे लगाया जाता है। ये क्या करता है, पानी में डूबे हुए अपशिष्ट मटेरियल को, भारी मछलियों को, जिससे को क्या करता है, नष्ट करता है। इसलिए नष्ट करता है, पता चला अगर जहाज से हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो पानी में पाए जा रहे हैं, टूटी फूटे मान लीजिए जहाजे हुए, व्हेल मछलियां, बड़ी मछलियां हुई, तो क्या कहेंगे, उसको टक्कर मारेंगे तो जहाज में दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए जहाज में सोनार नाम का यंत्र लगाया जाता है। तो बाबू इसके बाद आपने पढ़ा था रडार। क्या पढ़ा था? रडार, रेडियो डिटेक्शन रैगिंग, रेडियो डिटेक्शन रैगिंग। रडार, रेडियो डिटेक्शन रैगिंग, रेडियो डिटेक्शन रैगिंग ये क्या करता है? ये दिशा का परीक्षण करता है। ये क्या करता है? दिशा का। तो अब हम आपको बता रहे हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन रैगिंग। बाबू रेडियो डिटेक्शन रैगिंग का मतलब होता है, यह एक प्रकार का क्या है? यंत्र है जो पहियों के ऊपर लगाया जाता है, जो पहियों के ऊपर लगाया जाता है। अर्थात बेटा इससे क्या होता है? दिशा का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? दिशा का परीक्षण। और इसको किसके पहिए के ऊपर लगाया जाता है? जहाज, मिसाइल। जो जहाज हमारा उड़ता है और हम ऊपर बैठे बैठे दिशा का परीक्षण कर लेते हैं, इसी रडार के माध्यम से हम दिशा का परीक्षण करते हैं हम किस डायरेक्शन में हैं। तो उस दिन का क्लास आपका यहीं तक हुआ था, हमने आपको रिकैप करा दिया। तो आइए आज का जो क्लास है आपका स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की विशेषताएं, ध्वनि की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्या बाबू? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ध्वनि का विशेषताएं में ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है बाबू? तीन प्रकार का। पहला होता है तारत्व अर्थात पिच। दूसरा आपका होता है प्रबलता। क्या होता है? प्रबलता, लाउडनेस। तीसरा होता है गुणता, क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। आइए इन तीनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि तारत्व क्या होता है? तारत्व हमारा अर्थात तारत्व का मतलब हम वन वर्ड में कह सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, आवाज का पतलापन। आवाज का पतलापन ही हमारा क्या होता है? तारत्व। जैसे कि हमारे आपके बीच में कई प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति का आवाज पतला और किसी व्यक्ति का आवाज मोटा होता है। तो जिनका आवाज पतला होता है उनका तारत्व ज्यादा होता है, और जिनका तारत्व
कम होता है उनका आवाज मोटा होता है। कह सकते हैं जिनका आवाज पतला दिखाई दो समझ लो उनका पिच क्या है, ज्यादा है। जिनका आवाज मोटा दिखाई दे समझ उनका पिच क्या है, कम है। अर्थात तारत्व ज्यादा होने पर आवाज का पतलापन ज्यादा, तारत्व कम होने पर आवाज का पतलापन कम। मोटी आवाज वालों का तारत्व कम होता है, पतले आवाज वालों का तारत्व ज्यादा होता है। जैसे लड़कियों के अपेक्षा लड़कों के आवाज का तारत्व कम होता है, क्योंकि लड़कियों का आवाज पतला होता है। वुमेन्स कैटेगरी का आवाज क्या होता है हमारा, पतला होता है, इसलिए उनके ध्वनि का तारत्व क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। और मेंस कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में इनका आवाज मोटा होता है, जिससे कि हम कह सकते हैं इनका पिच कम होता है। ये तारत्व हो गया। दूसरा क्या होगा बाबू, प्रबलता। क्या होगा, प्रबलता। प्रबलता ये होता है आवाज का सुनाई देना, आवाज का स्पष्ट तरीके से सुनाई देना ही हमारा क्या होता है, प्रबलता होता है। यह आपका गुणता होता है। गुणता को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गुणता है क्या। देखिए भैया, समान तारत्व वाले व्यक्ति की हम कैसे पहचान करेंगे। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हो, उनका तारत्व समान हो, किसी दो बॉयज को किसी दो गर्ल्स को हम खड़ा करा दे, दोनों गर्ल्स के ध्वनि का जो तारत्व अगर वो समान रहा तो आवाज तो समान निकलेंगे, ध्वनि समान निकलेगा, उतना ही पतला निकलेगा। तो कहने का मतलब है समान तारत्व वाला अगर कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, दो व्यक्ति, तो हम उनमें कैसे क्लियरिफिकेशन करेंगे कि क्लियर करेंगे ये आवाज इनका है, ये आवाज इनका है। मान लेते हैं हम ये ए पर्सन है, क्या है, पर्सन ए, और ये बी पर्सन है, दोनों का तारत्व सेम। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, ये पार्ट ए का आवाज है, पार्ट बी का आवाज है, क्योंकि पतलापन तो सेम रहेगा। गुणता के आधार पर, किसके आधार पर, गुणता के आधार पर। जैसे कि हम अपने, मान लीजिए हम कोई दो एक्टर ले लेते हैं, अक्षय, हम अक्षय कुमार को ले लेते हैं, सलमान खान को ले लेते हैं। हम कैसे ये आवाज सुन के पता कर देते हैं कि ये अक्षय कुमार का आवाज है, ये सलमान खान का आवाज है। घर में हम कैसे दो, जैसे कि हम घर में कैसे किसी का आवाज पहचान के बता देते हैं ये किसका आवाज है, तो किसके बेस पे बताते हैं, गुणता के बेस पर बताते हैं। तो आइए आपको हम लिखवाते हैं, तो आप नोट बनाइएगा और हेडिंग डालिएगा तारत्व, पिच। क्या बनाएंगे बेटा, तारत्व, पिच, तारत्व, पिच। पहले ये वन वर्ड में लिख लेना। कोई आपसे पूछता है तारत्व क्या होता है, बता देंगे आवाज का पतलापन। अब इसके बाद इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिएगा। जिसका आवाज जितना पतला होता है उसके ध्वनि का तारत्व उतना अधिक होता है। तथा जिनके आवाज का तारत्व कम होता है, ऐसे कहेंगे, बाय वन गेट वन फ्री के, जिनका आवाज
जितना मोटा होता है उसके ध्वनि का तारत्व उतना ही कम होता है। अर्थात आवाज का पतलापन, तारत्व, जिनका आवाज जितना पतला होता है उनके ध्वनि का तारत्व उतना अधिक होता है, तथा जिनके आवाज जितना मोटा होता है उसके ध्वनि का तारत्व उतना ही कम होता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम यहां लिखेंगे पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसके नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है। तारत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति, अर्थात हम कह सकते हैं तारत्व बढ़ने पर आवृत्ति बढ़ेगा, तारत्व घटने पर आवृत्ति घटेगा। तारत्व बढ़ा आवृत्ति बढ़ी, तारत्व घटा आवृत्ति घटी। अगर इसका कोई मात्रक पूछता है, इसका मात्रक क्या होगा? तारत्व बराबर एक प्रकार आवृत्ति कर देंगे, इसका मात्रक होगा क्या? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, सॉरी क्या होगा? हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज होता है। तारत्व आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिएगा। चलिए अब हेडिंग डालेंगे लाउडनेस, प्रबलता। प्रबलता प्रबलता लाउडनेस। लिखेंगे इसका आवृत्ति, इसका मात्रक डेसिबल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है यहीं से कि मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। और ये प्रबलता आयाम के, किसके बाबू? आयाम के स्क्वायर के बराबर होता है। और कह सकते हैं इंग्लिश में लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। उतार लीजिएगा। तीसरा लिखेंगे गुणता। गुणता क्या लिखेंगे? गुणता। इसी को बाबू गुणवत्ता भी कह देते हैं, क्वालिटी। लिखेंगे समान तारत्व वाले आवाजों को, समान तारत्व वाले आवाजों को गुणता के आधार पर अलग अलग पहचाना जाता है। समान तारत्व वाले आवाजों को गुणता के आधार पर अलग अलग पहचाना जाता है। समान तारत्व वाले आवाजों को उनके गुणता के आधार पर अलग अलग पहचाना जाता है। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, हम कहते हैं इसका नहीं, सॉरी ऐसे लिखिए, वर्ड गलत हो जाएगा। यह मात्रकहीन होता है, यह मात्रकहीन होता है। उसके नीचे लिख लेंगे।
अब हम हेडिंग डालेंगे मैक नंबर। मैक नंबर इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही बात होता है। मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है भैया बताएं। मैक नंबर का एक फॉर्मूला लिखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा, पहले आप लिख लीजिएगा। वस्तु की चाल आपान ध्वनि की चाल। VO VS कर देना। मैक नंबर वाला ये फॉर्मूला लिखना। मात्रकहीन, देखिए मात्रकहीन कैसे, ये भी चाल ये भी चाल, चाल से चाल का मात्रक कट जाएगा, बचे क्या 0/सन्नाटा, अर्थात वी कैन से दैट इट हैज यूनिट लेस। ओके, दूसरा हम कहेंगे एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल, इन सब का स्पीड, इन सब का चाल मैक नंबर से ही निकाला जाता है। निकाला जाता है। देखिए भैया, मैक नंबर का एक फॉर्मूला होता है वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल। वीओ बोले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, ये मात्रकहीन होता है। और जो हमारे एरोप्लेन का चाल हुआ, रॉकेट का चाल हुआ, मिसाइल का चाल हुआ, मैक नंबर में ही फाइंड आउट करते हैं। किस में फाइंड आउट करते हैं? मैक नंबर में ही फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। पहले क्वेश्चन ना करिए, पहले आप ऐसे 3 हेडिंग बना लीजिएगा। इसको लिख लिए होंगे, इसको लिख लिए होंगे ना। ऐसे इसी के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसोनिक ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक, हिंदी में भी यही लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक वस्तु कह देना, और क्या हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट। देखिए बाबू, अब हम लिखेंगे इसे, ये सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी ये सबसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है, हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम ये बताएंगे जिनका मैक नंबर 1 या 1 से कम होता है, अर्थात 1 से कम होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिनका मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है उसे हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिनका मैक नंबर 1 से तो ज्यादा होंगे बट 5 से ज्यादा हो, जिनका मैक नंबर 5 से ज्यादा होगा उसे हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसोनिक ऑब्जेक्ट का मैक नंबर होता है 1, लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3, तो हम मारेंगे लेस देन 1 पे, 1 से कम होता है। तो इसमें लिखिएगा जिन वस्तुओं की चाल, जिन वस्तुओं की चाल ध्वनि की चाल से कम होता है उसे सबसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात कह रहा है, यही कह रहा है ना बाबू, देखो
जिन वस्तुओं का चाल ध्वनि के चाल से क्या हो, कम हो। जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो ज्यादा होता है। अर्थात देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से कम है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं VO अपान VS ऐसे करके, और ये क्या होता है हमारे फॉर्मूला में बताया गया है, यम होता है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, इसको हम पंचांतर कर लेंगे, यहां आ जाएगा अर्थात ये और M ये, क्योंकि यही हमारा क्या है, मैक नंबर है ना, इसी को मैक नंबर कर सकते। अर्थात जिन वस्तुओं का मैक नंबर 1 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सबसोनिक कहते हैं। बाई 1 गेट 1 फ्री के अकॉर्डिंग हम यहां लिखेंगे, देखिए जिन वस्तुओं की चाल ध्वनि के चाल से अधिक होता है, वहां कम था, अधिक होता है, उसे हेडिंग कहते हैं। अर्थात उसे सुपर सोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब VO का मान VS से बड़ा होगा। VS को इधर ले लेंगे तो VS मतलब यम, सॉरी 1 कर दो, और यही हमारा क्या है, यम होता है, अर्थात M1। अब नीचे लिख देंगे इन वस्तुओं का मैक नंबर, इन वस्तुओं का मैक नंबर 1 से अधिक होता है। देखिएगा फिर से समझिएगा, जिन वस्तुओं का चाल ध्वनि के चाल से कम होता है उसे सबसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए इसका स्पीड इससे ज़्यादा है, तो इसे हम जब पंचांतर किए तो यहाँ 1 आएगा, यही हमारा क्या है, मैक नंबर है, तो इसके जगह हम M मतलब मैक लिख सकते हैं। तो अब इसके नीचे फिर हम लिखेंगे जिन वस्तुओं का मैक नंबर 1 से कम होता है वो क्या होते हैं, सबसोनिक ऑब्जेक्ट होते हैं। दो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सेम प्रोसेस हुआ इसमें अधिक, तो अब हम यहाँ लिखेंगे जिन वस्तुओं का मैक नंबर 1 से अधिक होता है उन्हें हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट लिखिए, इन वस्तुओं का मैक नंबर 5 से अधिक होता है। इन वस्तुओं का मैक नंबर 5 से अधिक होता है। अब देखिए यही चीज इसमें उठा के आप रख सकते हैं, अगर 1 से ज्यादा हुआ तो 5 तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे, तो यही यहां भी रख सकते हो दूसरा पॉइंट करके कि जिन वस्तुओं का चाल ध्वनि के चाल से अधिक होता है उसे हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन नीचे हम लेस देन 1 नहीं दिखाएंगे, वहां सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं दिखाएंगे, ग्रेटर देन 5 दिखाएंगे। अर्थात 1 से 4 के बीच में, 1 से 5 के बीच में जो भी मैक नंबर हमें 1 से 5 मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक। लेकिन 5 से ज्यादा हुआ वो हमारा हाइपरसोनिक हो जाएगा। अगर 1 से कम हुआ वो हमारा सबसोनिक हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। 2 दिन में पार्ट 3 पार्ट 4 के अंतर्गत आपका ध्वनि का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और साउंड वाले चैप्टर से जितने भी चारों सेशन आप अगर पढ़ लेंगे तो साउंड वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा कि एग्जाम में ना फंसे। तो फिर मिलते हैं कल आपको इसी समय पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।